हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपेयर। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझो कि एक क्वेश्चन तो पक्का है, एक नहीं तो दो, तो बड़ा काम का टॉपिक है। स्टार्ट करें क्या? तो चलो ठीक है, अपनी कॉपी पेन निकाल लो और फिर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। हम भी स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने नाम लिया, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? तुम्हारे दिमाग में आया सेक्स ऑर्गन। पता नहीं, मेरे दिमाग में तो यही आता है, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या आया। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ख्याल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन याद आया तुम्हें, सेक्स ऑर्गन याद आया, ठीक है। और मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में सेक्स ऑर्गन बताया था कि दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? जो कि पर्दे के पीछे रह के बहुत ज़रूरी काम करते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो पर्दे के आगे रह के जो दिखते हैं और ज़रूरी काम करते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया, समझदार बच्चे हैं। ओके, तो भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? ओवेरी होती है और टेस्टिस मेल में, ओवेरी फीमेल में। अच्छा, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या काम करते हैं? गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, गैमीट बनाते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में होती है ओवेरी, और ओवेरी क्या काम करती है? ये ओवम या फिर एग जिसको बोलते हैं, ये क्या बनाती है? ये फीमेल गैमीट बनाया इसने। और साथ में अकेले यही नहीं रुकती, इसका पार्ट टाइम बिजनेस है यार। ये साथ में एस्ट्रोजन भी बनाती रहती है। ये साथ में क्या बनाती रहती है? साथ में एस्ट्रोजन भी बनाती रहती है। ओके चलो, ओके, एक ज़रूरी बात बताऊं, तुम्हें पता है ओवम की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? oogenesis। क्या बोला जाता है? oogenesis। और स्पर्म की फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम पढ़ेंगे अभी सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में। तुम्हें पता है ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, ये मेल में कब स्टार्ट होता है? ये प्यूबर्टी एज पे आने के बाद स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी आने के बाद स्टार्ट होता है। और oogenesis जो है ना, वो फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो फीमेल है वो जब फीटल लाइफ में होती है, अपनी मदर के मतलब अपनी मदर के यूट्रस में होती है, उसी टाइम पर उसमें oogenesis स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पे आने के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, तभी। अब ये जो ओवेरी की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ओवेरी आलमंड शेप होती है, ठीक है। ये मैंने ऐसा सब बना दिया, बड़ी सुंदर बनाई है, ध्यान से सुनना। ओवेरी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गन्स होते थे उनको जब हम डिवीजन करते थे कहीं पे, तो हम बोल देते थे कि ये तो कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड में क्या था? कॉर्टेक्स, मेडुला। तो जो बीच का अंदर का पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं मेडुला, जैसे कि ओवेरी में एक मेडुला पोर्शन है, और इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, बाहर का रीजन, ठीक है। जो मेडुला होता है उसके अंदर ये लाल लाल क्या है? ये कोई ब्लड कैपिलरीज, ब्लड सप्लाई, आर्टरीज, वेन्स आ रही जा रही, वो सब यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में जो ओवेरी है वो किससे लाइंड होती है? एपिथीलियम से हो रही है। एपिथीलियम कौन सा होता है? जर्मिनल एपिथीलियम। और जर्मिनल एपिथीलियम कौन सा है? कौन सा पर्टिकुलरली बताओ, तुम्हें याद है क्या? आता है? नहीं आता, भूल गए। क्यूबॉइडल होता है। कौन सा होता है? क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ये जर्मिनल एपिथीलियम कौन सा होता है? क्यूबॉइडल होता है। ये जर्मिनल एपिथीलियम कौन सा होता है? बोलो, क्यूबॉइडल होता है। ओके, तो ये हमने छोटी सी स्ट्रक्चर पढ़ी ओवेरी की, जितनी ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, ये मैंने ओवेरी बोली, ठीक है, ये ओवेरी है, और ये मैं फीटल लाइफ की बात कर रहा हूँ अभी। इस टाइम पे मैं फीटल लाइफ की बात कर रहा हूँ। फीटल लाइफ में क्या होता है कि ये जो बाहर जर्मिनल एपिथीलियम की सेल्स प्रेजेंट होती है ना, ये जर्मिनल एपिथीलियम की जो सेल्स प्रेजेंट होती है ना, इन सेल्स में से कोई एक सेल, याद रखना, इनमें से कुछ एक नहीं, मतलब बहुत सारी सेल्स, लेकिन सम सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथीलियम डिफरेंशिएट एंड माइग्रेट टू कॉर्टेक्स। कुछ सेल्स फीटल लाइफ के अंदर जर्मिनल एपिथीलियम की कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होकर के माइग्रेट कर लेती हैं कॉर्टेक्स रीजन ऑफ ओवेरी में, कॉर्टेक्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ये मैंने यहाँ पे ब्लैक डॉट से जो शो किया, ये क्या है? ये वही सेल है जो बाहर आई है। अब इसके आसपास कुछ इसको सेल्स घेर लेती हैं, कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं। ये जो रेड कलर में मैंने बना रखी हैं, इनको बोला जाता है फॉलिकुलर सेल्स। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये कैसी हैं? ये अनडिफ्रेंशिएटेड हैं। कैसी हैं? बोलो, ये अनडिफ्रेंशिएटेड हैं। और इन्हीं को आगे जा कर के कुछ देर में मैं बोलूँगा ग्रेन्युलोसा सेल। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इन्हीं को आगे जा कर के मैं बोलूँगा ग्रेन्युलोसा सेल। क्या बोलूँगा? ग्रेन्युलोसा सेल बोलूँगा कुछ देर में, लेटर, कुछ देर बाद, ठीक है।
तो मैंने ये बोला कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ना, एक तो ये बीच में ये जो ब्लैक डॉट बनाया है, ये जो ब्लैक डॉट बनाया है, ये क्या है, ये यही सेल्स जो डिफरेंशिएट होकर के यहाँ पे क्या बनाती है वो है, ये इसको बोला जाता है प्राइमोर्डियल या फिर प्रिमिटिव ओवम। तो ये जो डॉट है ब्लैक डॉट, ये डॉट नहीं है एक्चुअली, मैंने यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है प्राइमोर्डियल या फिर प्रिमिटिव ओवम। बताओ मैंने क्या डिपिक्ट करने की कोशिश की है, प्राइमोर्डियल या फिर प्रिमिटिव ओवम। ये प्राइमोर्डियल या प्रिमिटिव ओवम 7 मिलियन तक बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 7 मिलियन। अच्छा सर 7 मिलियन बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपने सम वर्ड यूज लिया है, तो बेटा मिलियन छोटी मोटी बात होती है यहाँ पर, ठीक है। ये इसलिए सम लिया है क्योंकि इनमें से कुछ सेल्स आती हैं और मिलियन भी सम ही हो जाता है। ओके, सो ये मैंने आपको बात बताई। ये क्या है? प्राइमोर्डियल ओवम। अब ये प्राइमोर्डियल ओवम प्लस ये फॉलिकुलर सेल्स, इस पूरी स्ट्रक्चर को मिलाकर के बोला जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्रिमिटिव फॉलिकल। बात याद रखी जाएगी, बहुत ज़रूरी है। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्राइमोर्डियल या फिर प्रिमिटिव फॉलिकल। इस पूरी स्ट्रक्चर को मिलाकर बोला जाता है। तो ये हमने बना लिया प्राइमोर्डियल या फिर प्रिमिटिव ओवम, जो है 7 मिलियन नंबर के अंदर, ठीक है। फिर ये आगे जा करके बनाते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बनाते हैं? प्राइमरी oocyte बनाते हैं। ये प्राइमरी oocyte बन जाती है, फिर उसके बाद में ये क्या करती है? मियोसिस 1 स्टार्ट करती है। मियोसिस 1 स्टार्ट करती है, और मियोसिस 1 स्टार्ट कब कर लेती है? फीटल लाइफ में ही स्टार्ट कर लेती है। ये सारा जो मामला अभी तक मैं बता रहा हूँ आपको, ये केवल फीटल लाइफ में हो रहा है, यूट्रस के अंदर हो रहा है। तो फीटल लाइफ में यूट्रस के अंदर पहले क्या हुआ? ये प्रिमिटिव या प्राइमोर्डियल फॉलिकल बना। ये अंदर की तरफ इसमें क्या है? इसमें प्राइमोर्डियल ओवम है। ये प्राइमोर्डियल ओवम कुछ टाइम बाद में प्रिमिटिव या प्राइमरी oocyte बनाता है, प्राइमरी oocyte बनाता है। और ये प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ के अंदर ही मियोसिस 1 स्टार्ट कर लेता है। मियोसिस 1 स्टार्ट कर लेता है, और मियोसिस 1 को स्टार्ट ही करता है, ख़त्म नहीं करता। मियोसिस 1 स्टार्ट करता है और ये अरेस्ट हो जाता है, यानी ठहर जाता है। डिप्लोटीन स्टेज आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में, डिप्लोटीन स्टेज जो होती है प्रोफेज 1 की, प्रोफेज 1 की जो डिप्लोटीन स्टेज होती है वहां पर ये रुक जाता है। प्रोफेज 1 इट स्टार्ट मियोसिस 1 ड्यूरिंग फीटल लाइफ बट अरेस्टेड एट डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। समझ में आई बात? ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है हमारे पास। क्या है ये? प्राइमरी oocyte है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये अब ये कंडीशन थी फीटल लाइफ की। उसके बाद में बच्ची पैदा भी होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? पैदा होने के बाद क्या होता है कि ये मोस्ट ऑफ द ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ना, ये डीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो जाती है। देखो कंडीशन क्या हुई, ये 7 मिलियन बन गई। ये 7 मिलियन अगर प्रिमिटिव ओवम है तो ये प्राइमरी फॉलिकल भी कितनी है? ये भी 7 मिलियन ही है। तो ये 7 मिलियन नहीं रहती प्यूबर्टी तक आते आते, ये बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। इसी को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया मतलब कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बन रही हैं, ये फॉलिकल्स फीटल लाइफ से लेकर के जब तक मीनोपोज आता है तब तक ये कम होती रहती हैं, अपने आप डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, ये अपने आप डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, ठीक है। ये एक अलग बात थी। अब आते हैं अपनी जो बात चल रही थी उस पर। ये प्राइमरी oocyte है। अब क्या होगा? ये अरेस्ट हो गई डिप्लोटीन पे। उसके बाद में ये मियोसिस 1 तो नहीं कर पाई, वहीं ठहरी हुई है। उसके बाद में बच्ची पैदा होती है, और वो पैदा होकर के जब वो प्यूबर्टी पर आती है, जब उस प्यूबर्टी पर आती है, GnRH रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। तो उस टाइम पर ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करती है, और मियोसिस 1 कंप्लीट करके ये सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करती है। ये सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करती है। बात समझ में आई? अच्छा, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte में चला जाता है, और ये पोलर बॉडी ये छोटी सी एक टाइनी स्ट्रक्चर बनती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि पोलर बॉडी की क्या ज़रूरत है? अगर मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इसमें जानना ही है तो ये क्या दिखावे के लिए बनी है? नहीं। क्या होता है कि यहाँ पर ये जो प्राइमरी oocyte है ये डिप्लॉयड होती है, ठीक है, और ये डिप्लॉयड होती है, और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये हैप्लॉयड होती है। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हुआ मतलब क्रोमोसोम्स जो यहाँ पर तो डबल थे, यहाँ पर एक सेट है, यहाँ पर 2 सेट है। तो वो जो एक सेट यहाँ पर था वो कहाँ गया? अगर कोई पूछने वाला हो कि वो एक सेट जो प्रेजेंट था प्राइमरी oocyte में,
वो सेकेंडरी oocyte में नहीं है तो वो एक सेट कहाँ गया, वो सेट यहाँ पर डंप करने के लिए प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी, इट्स नॉट प्राइमरी पोलर बॉडी, इट्स फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सेकेंडरी oocyte बन चुकी, ये हैप्लॉइड है। अब क्या होगा, अब मियोसिस सेकेंड होगा। और ये मियोसिस सेकेंड कब होता है, जब स्पर्म आकर के ओवम से टकराता है, ठीक है, जब उसकी लेयर जोना पेलिसिडा से भिड़ता है, उस टाइम पर सेकेंडरी मियोसिस या मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। और ये सेकेंडरी oocyte जो है ये एक ऊटिड में, ऊटिड क्या होता है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एक ऊटिड में और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी नहीं, एक्चुअली सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये बात कंप्लीट हुई अपनी, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, फॉलिकुलर एट्रेसिया चलता रहता है। फॉलिकुलर एट्रेसिया तो मैंने बोला ना, मतलब फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं, खुद ही मतलब क्या होते हैं, खुद ही डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, फॉलिकल्स का डिस्ट्रॉय होता जाता है। ये लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय फ्रॉम फीटल लाइफ टू मीनोपॉज, दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेसिया, इसको बोला जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है। ओके, अब आपको एक ज़रूरी जानकारी मैं देना चाहूँगा, पता है अब यहाँ पर क्या है, कितने 7 मिलियन ओवम हैं, 7 मिलियन है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्यूबर्टी पर आने पर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल में, और जब मीनोपॉज तक, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तब तक केवल और केवल 400 ही गैमेट्स बनाती है फीमेल, 400 ही ओवम रिलीज करती है। मतलब 400 बार ही फर्टिलाइजेशन, 400 बार ही फर्टिलाइजेशन का चांस होता है, केवल 400 बार ही अपने पूरे लाइफ टाइम में करती है, ठीक है। तो मतलब 400 उसने क्या बनाए हैं, गैमेट्स बनाए अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। लेकिन अगर हम वही मेल से कंपेयर करें तो मेल के अंदर ये नंबर होता है 400 मिलियन इन वन एजेकुलेशन। मेल तो 400 मिलियन स्पर्म्स बनाता है, एक एजेकुलेशन के अंदर ही 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो लाइफ टाइम में तो पता नहीं कितने होंगे यार, इमेजिन करो कितने होंगे। तो भाई ये बात आपको समझ में आई। तो ये 400 ही क्यों होते हैं, ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ फॉलिकुलर एट्रेसिया। खत्म हो जाते हैं बाद में जाकर के, फॉलिकल्स ही नहीं रहते, ठीक है। फॉलिकल्स क्यों नहीं रहते, क्योंकि उनको LH FSH नहीं मिलता, उनको सब लोग ग्रो नहीं कर पाते। जब भी LH FSH आता है हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर, तब उनमें से जो एक सेलेक्टिव, एक किसी फॉलिकल को ज़्यादा मिल गया तो वो ग्रो कर जाता है, फिर वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनाता है और उससे ओवम रिलीज हो जाता है। मतलब क्या हो गया, 100 में से 1 को मिल रहा है, 100 में से 1 को मिल रहा है, तो बाकी कहाँ गए, बाकी मर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेसिया, ओके। और प्यूबर्टी तक तो बहुत ज़्यादा मरते हैं, बहुत रेट ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम पर तो LH FSH होता ही नहीं है, उस टाइम पर तो इनको मतलब फॉलिकल्स को कुछ मिलता ही नहीं है ग्रो करने के लिए, तो इसलिए क्या होते हैं, ये ज़्यादा डीजनरेट उस टाइम पे होते हैं। उसके बाद में रेट थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन डीजनरेट होते रहते हैं, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ये ओवेरी के बारे में और इस डिवीजन के बारे में, कि कैसे एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी ओवम है, प्रिमिटिव ओवम है, वो कैसे डिवाइड करके क्या बनाता है। अब एक इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं आपको ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखो ज़रा, तुम्हारी NCERT में डायग्राम दे रखा है ना, पेज नंबर 46 खोलना ज़रा। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं डायग्राम बनाऊं, तो जो पेज नंबर 46 पे डायग्राम दे रखा है नीचे, अपन इसको पढ़ते हैं। तो ये इस डायग्राम के अंदर ब्रेस्ट के अंदर कुछ खास नहीं है। ब्रेस्ट के अंदर बस आपको इतना रखना कि ये मैमल्स की एक पहचान होती है मेमोरी ग्लैंड होना, जिससे वो अपने यंग वंस को, अपने बेबीज़ को फीड कर पाएँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, ये सिंपली ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फैट का कंपोजिशन होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट के अंदर केवल फैट होता है और ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो सिक्रीशन करता है, किसका सिक्रीशन करता है भाई, मिल्क का सिक्रीशन करता है। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करता है, मिल्क का सिक्रीशन करता है प्लस फैट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाने का चांसेस ज़्यादा है, वो ये बात है जो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से मिल्क बनता है और कहाँ तक पहुँचता है। वो जो निप्पल है वहाँ तक आता है, तो वो जो पाथवे क्या होता है, कहाँ कहाँ से होकर के वो मिल्क आता है, उसका पाथवे का क्वेश्चन एक बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। देखो ज़रा, ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, इट कंसिस्ट ऑफ 50 to 20 मेमोरी लोब्स। इसके अंदर 50 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मेमोरी लोब्स जो होती हैं, इनके अंदर
बहुत सारी न्यूमरस एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। मेमोरी लोब में बहुत सारी न्यूमरस एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। एल्वियोलाई क्या काम करती है? मिल्क प्रोडक्शन। तो आपसे कोई पूछे कि मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है, तो आप बताओगे कि सर एल्वियोलाई करती है। क्या बताओगे? कि एल्वियोलाई मिल्क प्रोडक्शन करती है। अरे एल्वियोलाई मिल्क प्रोडक्शन करती है। अच्छा, एल्वियोलाई मिल्क प्रोडक्शन करके ये मिल्क कहाँ जाता है? ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाता है। कहाँ जाता है? ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाता है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद में ये कहाँ जाता है? मेमोरी डक्ट में जाता है। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स मिलकर के एक डक्ट बना लेते हैं। क्या? बहुत सारे ट्यूब्यूल्स मिलकर के एक डक्ट बना लेते हैं, और ये डक्ट से फिर कहाँ जाता है? एम्पुला में जाता है मिल्क, और एम्पुला से फिर कहाँ जाता है? लैक्टिफेरस डक्ट। फाइनली कहाँ जाता है? एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद में कहाँ जाता है? बोलो, निप्पल में। कहाँ जाता है? लैक्टिफेरस डक्ट के बाद में निप्पल में मिल्क जाता है, और वहाँ से सक कर लिया जाता है। कंप्लीट बात ये खत्म। ये दिस इज एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नीट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है? ठीक है, तो चलो इसको आप अच्छे से नोट करिए, और बाकी का जो इसका पार्ट है वो अपन करेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।